हरियाणा की जनता को ये आरक्षण का फायदा मिलेगा। नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी बड़ा दांव खेलने जा रही है। जिस पिछड़ा वर्ग को लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी प्राथमिकता में शामिल किया, अब उन्हीं के लिए हरियाणा सरकार एक और बड़ा ऐलान कर चुकी है। जी हां, हरियाणा में सरकार BC-B कैटेगरी को आरक्षण देने की तैयारी में है। इसको लेकर हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग ने सरकार को रिपोर्ट भी सौंप दी है। रिपोर्ट कैसे तैयार हुई है और कहां-कहां इसका फायदा BC-B को मिलने जा रहा है, कितना चुनावी फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है, इसे लेकर चर्चा होगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा की जनता को ये आरक्षण का फायदा मिलेगा। नजदीक चुनाव, पिछड़ा वर्ग पर बीजेपी का दांव। BC-B श्रेणी को आरक्षण देने की तैयारी में सरकार, तो OBC और BC लगाएंगे नैया पार। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले OBC वर्ग पर बीजेपी अपना पूरा फोकस बनाए हुए है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने OBC नेता नायब सैनी को प्रदेश की कमान सौंपी और अब OBC के लिए एक और बड़ा ऐलान करने की तैयारी में है। हरियाणा में बीजेपी सरकार BC-B श्रेणी को आरक्षण देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग की ओर से रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है और ये रिपोर्ट प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी को सौंपी जा चुकी है। हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग ने सरकार को रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में BC-B श्रेणी को आरक्षण देने की सिफारिश की गई है। इसके तहत शहरी निकाय और पंचायती राज संस्थाओं में BC-B श्रेणी को आरक्षण देने की सिफारिश की गई है। वही रिपोर्ट तैयार करने के लिए कई राजनीतिक पार्टियों और सामाजिक संगठनों से सुझाव भी लिए गए। हरियाणा में OBC की जनसंख्या राज्य की जनसंख्या का करीब 40% है। ऐसे में प्रदेश की सियासत और सत्ता में OBC की अहम भूमिका रहती है, इसलिए सभी पार्टियों के लिए OBC अहम हो जाते हैं। बीजेपी भी OBC की ताकत जानती है। ऐसे में बीजेपी की ओर से OBC वर्ग के लिए लगातार बड़े ऐलान किए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह भी जब हरियाणा दौरे पर आए तो उन्होंने OBC वर्ग को ही साधने का काम किया और मंच से ही OBC वर्ग के लिए कई ऐलान कर दिए, जिसमें OBC की क्रीमी लेयर को बढ़ाकर 8 लाख रुपए करने का भी ऐलान शामिल था। 3 निर्णय करे हैं। सबसे पहला निर्णय, क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख करने का निर्णय नायब सिंह सैनी भाजपा सरकार ने किया है। इसके साथ साथ 8 लाख गिनने में तनख्वाह भी नहीं गिनी जाएगी और कृषि की आय भी नहीं गिनी जाएगी। अब हर बच्चे को OBC का फायदा मिलेगा। हरियाणा में पहले OBC की क्रीमी लेयर 6 लाख रुपए रखी गई थी, जो अब बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दी गई है। इसके साथ ही हरियाणा में अब पंचायत और नगर पालिकाओं में BC-B को भी 5% आरक्षण दिया जाएगा। ये आरक्षण BC-A को मिलने वाले से अलग होगा। प्रदेश में अब तक पंचायतों और नगर पालिकाओं में BC-A में शामिल जातियों को ही 8% आरक्षण दिया जाता था। पंचायतों में जो रिजर्वेशन था उसको भी बदलने का फैसला किया है। पंचायत में 8% रिजर्वेशन ग्रुप A के लिए था, उसके साथ 5% रिजर्वेशन ग्रुप B के लिए भी आज से शुरू हो जाएगा। इससे बहुत बड़े हरियाणा की जनता को ये आरक्षण का फायदा मिलेगा। हरियाणा में सरकार जिन BC-B श्रेणी के लोगों को आरक्षण देने जा रही है, उसमें करीब 6 जातियां शामिल हैं। लेकिन पिछड़ा वर्ग के लिए बीजेपी सरकार की ओर से किए जा रहे काम कहीं न कहीं बीजेपी को चुनाव में फायदा पहुंचाएंगे। बीजेपी भी इस बात को मानती है और यही वजह है कि लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, बीजेपी ने OBC को ही अपनी राजनीति के केंद्र में रखा है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज।
चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रोफेसर विधु रावल हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवक्ता बीजेपी केवल ढींगरा, प्रवक्ता कांग्रेस अजय गुलिया, जीजेपी प्रवक्ता विजेंद्र रेड्डी, प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। आप चारों का बहुत स्वागत है। शुरुआत विधु जी आपसे करते हैं। जिस तरह से पिछड़ा वर्ग के लिए लगातार ऐलान हो रहे हैं या फिर अब जो आरक्षण दिए जाने की तैयारी है बीसीबी को, क्या ये सब चुनाव के मद्देनजर हो रहे हैं? चुनाव को पास देखकर सरकार पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग की हितैषी बन रही इस वक्त? ज्योति जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से हरियाणा न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को और हमारे साथी पैनलिस्ट हैं विभिन्न पार्टियों से, उनको भी नमस्ते। भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दिखाए गए अंत्योदय के मार्ग पर चलती है। किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें निरंतर गरीब, पिछड़े, दलित, वंचित और शोषितों के हक की लड़ाई लड़ती रही है, भारतीय जनता पार्टी ने प्रमाणित तौर पर करके दिखाया है। चुनाव तो अब होने वाले हैं। अब से 2 साल पहले हमने ऐतिहासिक तौर पर जिस प्रकार पंचायती राज चुनाव में BCA वर्ग को आरक्षण दिया था, हमारे साथी उस समय भी बौखला गए थे। उस समय तो चुनाव नहीं थे, बल्कि कहना तो यह है कि 3.5 वर्ष पूर्व दिया था वो आरक्षण। 1.5 वर्ष तक हमारे विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रॉक्सी वकीलों के द्वारा उनको कोर्टों में उलझाए रखा। आप याद कीजिए किस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ टीवी डिबेट पर बैठते थे, वही काला कोट पहनकर जो है कोर्टों के अंदर जाके खड़े होते थे। यही लोग जो कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व टीवी पर करते हैं, वही कोर्टों के अंदर खड़े होकर BCA के विरुद्ध जो है 1.5 वर्ष तक उन्होंने लटकाए रखा था। हरियाणवियों को पंचायती राज चुनाव से भी वंचित ये करने का पाप किया था। लेकिन सत्य की हमेशा जीत होती है, प्रमाणिकता की जीत होती है और धर्म की जीत होती है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रयास थे धर्म के मार्ग पर चलते हुए वंचितों को, शोषितों को, पिछड़ों को, दलितों को किस प्रकार से हमने चाहा है कि वो मुख्य धारा में आए, किस प्रकार से उनका उत्थान करके भारत माता को परम वैभवता के शिखर पर पहुंचाना, भारत को विकसित बनाने के हमारे लक्ष्य में कंधे से कंधा मिलाकर सब मुख्य मार्ग से चले और इस देश को जो है 2047 तक विकसित करें। उसके लिए आवश्यक है कोई भी समाज का वर्ग छूट ना जाए। इसी कड़ी में इन कामों को देखना चाहिए। जस्टिस दर्शन सिंह की जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी में किस प्रकार से पहले BCA वर्ग के लिए जो है सिफारिश की गई थी और भारतीय जनता पार्टी ने उसको माना है। अब जस्टिस दर्शन सिंह जी की जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है दूसरी, उसमें संभवतः जो है उन्होंने BCA वर्ग के लिए भी कहा है। निश्चित तौर पर कोई एक पार्टी अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, कोई एक पार्टी जो कंसिस्टेंटली वंचितों को, दलितों को, पिछड़ों के कल्याण के लिए काम करती है और निस्वार्थ भाव से राजनीति से ऊपर उठ के करती है, तो भारतीय जनता पार्टी है। अगर कभी न्याय मिल सकता है दलितों को और पिछड़ों को, तो भारतीय जनता पार्टी की शासन में मिल सकता है। और इसीलिए जो है आज पिछड़े, दलित, वंचित सभी जो हैं आंखें लगाए बैठे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनको लाभ मिलेगा और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को वो एन मास जो है वोट देते हैं। जबकि कांग्रेस पार्टी जो है उनको किस प्रकार से मूर्ख बनाने का काम करती रही है। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से हरियाणा से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस पार्टी शगुफे छोड़ती है। जिस पार्टी ने जातिगत जनगणना जो है 2011 के सेंसेक्स में कर ली थी, 2014 तक सरकार में रहे लेकिन फिगर नहीं जारी किए। जिस पार्टी की खुद की कुछ राज्यों में सरकारें हैं, वो जातिगत जनगणना की फिगर्स नहीं जारी करती, लेकिन उल्टा राहुल गांधी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि मैं जातिगत जनगणना करवाऊंगा। अरे साहब, जातिगत जनगणना तो 13 साल पहले हो चुकी है, उसके फिगर आपने क्यों नहीं जारी किए थे? कर्नाटका के अंदर फिर से हुई है, कर्नाटका में आपकी सरकार है, उसके फिगर क्यों नहीं जारी करते हैं आप? बिहार में हमारी सरकार जो है नीतीश जी के साथ जो चल रही है, उस सरकार ने, नीतीश कुमार जी ने कुछ महीने पहले उसकी घोषणा की थी, उसको भी जाकर आप लोगों की प्रॉक्सी वकीलों ने कोर्टों में उलझाया। किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में आप क्यों नहीं जातिगत जनगणना करवाते? और जब राहुल गांधी की जाति पूछ ली ना, ये तो पूरे देश की जाति पूछना चाहते हैं जातिगत जनगणना के तहत, पूरे देश के अंदर जातिवाद का जहर घोलना चाहते हैं, समाज का विभाजन करना चाहते हैं। लेकिन जब किसी ने राहुल गांधी की जाति पूछ ली ना, तो बवाल उठ गया। जो व्यक्ति हर व्यक्ति की, हर पत्रकार की जाति पूछता है, हर आदमी की जाति पूछता है और कहता है संसद में खड़ा होकर कि एक एक की जाति पूछकर गणना करूंगा, उसकी जब खुद की जाति पूछ ली तो कितना बवाल काट रहे हैं, कुछ दिनों से हम देख रहे हैं। ये इनकी हिपोक्रेसी का उदाहरण है और इसी कारण से आज तक चाहे काका केलकर की 1957 की रिपोर्ट हो,
उसके ऊपर इन्होंने धूल जमाए रखी। चाहे मंडल कमीशन की 1980 की रिपोर्ट हो, मंडल जी की रिपोर्ट हो, उस पर इन्होंने लगातार धूल जमाए रखी। ये हमेशा गैर कांग्रेसी सरकारों ने ही हमेशा पिछड़े वर्ग को रिकॉग्नाइज किया और उनके लिए काम किया। कभी भी कांग्रेस को यह सौभाग्य नहीं मिला। अभागी कांग्रेस जो है केवल मूर्ख बनाकर वोट लेना चाहती है। ना दलितों के लिए कुछ किया इन लोगों ने, ना वंचितों के लिए किया, ना शोषितों के लिए किया, उल्टा मखौल उड़ाते रहे। आज जो है फिरोज गांधी का नवासा जो है आज बौखलाए घूम रहा है। जब उसकी जाति पूछ ली किसी ने, तो इस नाते से हिपोक्रेसी सामने है। एक तरफ भाजपा जो प्रमाणित तौर पर काम कर रही है गरीबों के लिए, वंचितों के लिए। 8% आरक्षण जब बीसीए में दिया था तो हिंदुस्तान में पहली सरकार बने थे हम। अब बीसीबी में भी अगर आरक्षण आता है तो ये भी करने वाले हम, अग्रणी राज्य बनने वाले हैं। ज्योति जी, चलिए कांग्रेस से जवाब लेंगे। ढींगरा जी, बीजेपी अपनी पिच तैयार कर चुकी है पूरी तरह से, बीसी ओबीसी के सहारे चुनावी नैया पार करने की तैयारी में है। आप लोगों के पास क्या कुछ तोड़ है इसका? बीजेपी जो ओबीसी बीसी हितैषी होने का दम भर रही है, चुनावी तोड़ क्या है आप लोगों के पास? देखिए, सबसे पहले तो क्रीमी लेयर की बात करता हूं, उसके बाद बीसीए और बीसीबी की भी बात करता हूं। देखिए, क्रीमी लेयर में 8 लाख क्रीमी लेयर का जो था उस समय, जो जब हमारी सरकार थी 2014 के अंदर, जैसे ही खट्टर साहब की सरकार आई, इन्होंने 6 लाख कर दिया था, उसको घटा दिया था 2 लाख, और तकरीबन पौने 10 साल तक 2 लाख रुपए कम कर दिया, 6 लाख क्रीमी लेयर कर दी। और आज जो पौने 10 साल के बाद नायब सैनी मुख्यमंत्री बने, तो इन्होंने उसको 2 लाख को दोबारा से 8 लाख करने का काम किया। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो 9.5 साल पौने 10 साल जो लोग क्रीमी लेयर से 2 साल इतने 2 लाख रुपए कम करने से जो उनकी सब चीजों में उनको घाटा हुआ, नुकसान हुआ, उसकी भरपाई कब हुई? कैसे होगी उसकी भरपाई? और आज वही 8 लाख जो हमारे टाइम की सीमा थी, वही आज 8 लाख दोबारा बात कर रहे हैं। हमारी सरकार आएगी तो हम जो है 8 से 10 करेंगे। तो दीनदयाल उपाध्याय जी के मार्ग में ये क्या गए थे? ये तो दीनदयाल उपाध्याय के मार्ग में हमारा उनकी सीमा, उनको वंचित करने का काम इन्होंने ही किया था। और दूसरी बात ये कह रहा हूँ, आज जो पंचायती राज के साथ जिला परिषद के जो वीडियो ब्लॉक के अंदर जो ओबीसी का आरक्षण पहले से बीजेपी ने जो खत्म किया था, उसको 8% जो है वो खट्टर सरकार ने तो खत्म किया था, और उसको 8% आरक्षण कर दिया, उसको छोड़ दिया। बीसीबी का अभी 5% की बात चल रही है। सवाल ये नहीं है 8 और 5 की बात नहीं है, सवाल ये है कि 16% बीसीए में होना चाहिए और बीसीबी के अंदर 11% होना चाहिए, और वो टोटल 27% होना चाहिए। इसकी बात तो कर नहीं रहे, तो कौन सी बात कर रहे हैं? कौन सा ये अपनी जमीन पक्की कर रहे हैं? तो कच्ची जमीन के ऊपर जा रहे हैं। अभी भी ये जो है आरक्षण के अंदर जो हमारे बीसीए और बीसीबी वर्ग है, उनको साथ धोखा कर रहे हैं, उनको पूरा लाभ नहीं देने की बात कर रहे हैं। जो कम किया था उसको सिर्फ 5% ऐड करने की बात हो रही है। लेकिन जब तक 16% प्लस 11% 27% नहीं होता, तब तक उनको पूरा लाभ नहीं मिलेगा। ये कह रहे बीसीए को जब पंचायती राज संस्थाओं में सरकार ने दिया, आप कांग्रेस से जुड़े लोग ही अदालत में गए थे, जिसके चलते पंचायती चुनाव में देरी हुई, उसका विरोध किया गया। मैं एक मिनट आपको पूरी बात कर दूं। इसकी साथ साथ मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार बनने वाली है 2 महीने के बाद। हम पूरा का पूरा 27% पूरा कंप्लीट कर देंगे, ये भी आपको मैं वादा कर रहा हूँ। ये हरियाणा की जनता और हरियाणा के लोग भी समझ जाएंगे इस बात को कि वंचित किसने किया, धोखा किसने दिया, भाई को भाई के साथ किसने। नहीं, ये तो हुआ था ना ढींगरा साहब, बीसीए को आरक्षण दिया गया, कांग्रेस नेता के एक बेटे वकील थे उस मामले में, जब उसके खिलाफ याचिका लगाई गई थी। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में देरी भी उस वक्त हुई थी, इस बात का जिक्र विधु जी भी कर रहे थे। तो आप लोग ठीक है अपनी सरकार में तो आकर देंगे, लेकिन सरकार जब दे रही थी तो अड़चने भी डाल रहे थे, आप लोग बाधा डाल रहे थे उसमें। कब हमने अड़चन डाली? बीसीए के आरक्षण की बात कर रही हूँ, पंचायती राज संस्थाओं में जब बीसीए को आरक्षण दिया गया। अड़चन डाली नहीं, हमने तो ये कहा कि 16% आरक्षण जो है बीसीए में दिया जाए और 11% बीसीबी में दिया जाए। ठीक है, हमारी अड़चन कहाँ है? हम तो अब आज भी चाह रहे हैं कि ये बराबर कर दे, लेकिन ये करेंगे नहीं।
और ये धोखा ठीक है, आप लोगों की मांग ये है कि ये कम है, इसके चलते देरी हुई इस वक्त और इसीलिए आप लोग अदालत में गए, ये आपका कहना है। विदु जी, ये भरपाई वाली बात तो हुड्डा साहब भी कह रहे हैं कि 8 लाख तो केंद्र ने कर रखी है, उसके बावजूद भी हरियाणा में देरी से की गई। 8 लाख से 6 लाख क्रीमी लेयर हरियाणा सरकार ने की, ये भी आप लोगों पर आरोप है। और ये भरपाई की बात इसलिए कर रहे हैं, उन लोगों को फायदा नहीं मिल पाया जिनको मिलना चाहिए था, तो इसकी भरपाई कैसे होगी और कब होगी? उसके बाद भी इनेलो को चर्चा में जोड़ रहे हो। ज्योति जी इस बात को समझना पड़ेगा, इस बात को समझना पड़ेगा। कांग्रेस के समय हरियाणा के अंदर पर कैपिटा इनकम थी 1,35,000 रुपए, आज वो बढ़कर हो गई 3,30,000 रुपए। जब 1,35,000 थी उस समय अगर आप क्रीमी लेयर जो है वो 8 लाख तक रख रहे थे, तो असल जो गरीब और वंचित है उसकी बजाय एक ऊपर की लेयर जो थी उसको लाभ हो रहा था। अगर 8 से हटाकर 6 की गई थी तो ओबीसी के हित में की गई थी। वो जो 8 से हटाकर 6 की गई थी तो वो किसी जनरल कैटेगरी को नहीं मिली थी, उसका लाभ ओबीसी के अंदर ही जो सबसे गरीब सबसे वंचित जो 6 लाख से कम की इनकम वाले थे उनको अवसर मिला। फिर नहीं विदु जी, ये गणित थोड़ा अच्छे से समझाएं, हालांकि टाइम में कम देना चाह रही थी दूसरे उत्तर में आपको, ये कैसे फायदा हुआ, आप ये कैसे समझा पाएंगे? अगर वार्षिक आय सीमा 8 लाख है, क्रीमी लेयर 8 लाख है, तो 8 लाख तक के जो लोग हैं उनको लाभ मिलेगा, ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा या कम को मिलेगा? क्रीमी लेयर अगर 6 लाख आप लोग रख रहे हैं तो ज्यादा को लाभ मिलेगा या कम को मिलेगा? और उस वक्त अगर ये फायदे का सौदा था तो अभी से आप लोग चुनाव के आसपास आने के बाद अभी से क्यों बदल रहे हैं? क्या ये नुकसान का सौदा हो गया 6 लाख क्रीमी लेयर रखना? अब कैसे हो गया फिर? नहीं हुआ ज्योति जी। देखिए मैं बता देता हूं आपको, मैंने पर कैपिटा इनकम के साथ इस विषय को जोड़ा। हमने कहा कि जब जिस समय स्थिति ये थी, आर्थिक स्थिति ये थी कि ओबीसी कोटा जो 11% जो है बीसीबी और 16% बीसीए का जो कोटा है, उसके अंदर जो नॉन क्रीमी लेयर है उसको ये लाभ मिलता है। अगर आपने क्रीमी लेयर बड़ी कर रखी है तो उसी समाज के जो सबसे टॉप नॉच बैठे हुए लोग हैं उन लोगों को ये सीधा सीधा लाभ मिलता है। और इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट की 7 बेंचों ने एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय भी दिया है, उसको डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता है। तो जब हम अगर क्रीमी लेयर की सीमा घटाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसका वंचितों का लाभ किसी जनरल कैटेगरी को नहीं दे रहे हैं। उन्हीं वंचितों में जो सबसे गरीब हैं, जो 8 लाख की बजाय 6 लाख से भी कम जिनकी इनकम है, उन्हीं लोगों में आरक्षण बट रहा है। आरक्षण किसी जनरल कैटेगरी को नहीं जा रहा, लेकिन असल जो वंचित है वहां तक जा रहा है। और जब जैसे हमने पर कैपिटा इनकम आज 3 गुना से ज्यादा हरियाणा की बढ़ाई है, हरियाणा की सरकार ने, हर हरियाणवी के जेब में पैसे आए हैं, तो अब आवश्यकता थी तो ये अभी आए हैं क्या विदु जी? ये अभी आए हैं? 2 कार्यकाल से तो आप लोगों की सरकार गए, 2 कार्यकाल से आप लोगों की सरकार गए, अगर आप इसे आय से भी जोड़ रहे हैं तो क्या अभी भी बढ़े हैं? 2 कार्यकाल तक ये वार्षिक आय जो सालाना जो बढ़ी है आई अभी बढ़ी है? 2 कार्यकाल। ज्योति जी मुझे एक और उत्तर जरूर दे दीजिएगा, केवल ढिंगड़ा जी का। मैं आपका उत्तर पहले दे रहा हूं। अभी नहीं आए, अथक प्रयास करके आए हैं, 10 साल की कड़ी मेहनत करके आए हैं। इनके थोथे नारों को हराकर जमीन पर काम कर लोगों की इनकम बढ़ाकर, लोगों की पर कैपिटा इनकम जो 1,35,337 रुपए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय थी, वो बढ़ाकर आज 3,30,000। देश में अग्रणी तौर पर जिस प्रकार से आज हरियाणा के पर कैपिटा इनकम हमने बढ़ाई, उस नाते से 10 साल तक अथक काम करके आए हैं। और जब काम कर जिस स्टेज पर बैठे हैं वहां पर जब आकलन किया तो आकलन किया ये। इसके साथ साथ अभी केवल ढिंगड़ा ने एक और झूठ बोला जिसका मैं पर्दाफाश करना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि हमने आकर आरक्षण खत्म कर दिया था। ये एकदम झूठ है। आप इनको मजबूर कीजिएगा ये बताने के लिए कि हमने पंचायती राज का ये कौन सा आरक्षण देते थे जो हमने आकर खत्म कर दिया था, कौन सी नोटिफिकेशन है वो, इनसे जरूर मांगेगा ज्योति जी, क्योंकि झूठ के पांव नहीं होते। लेकिन बेशर्मी से कांग्रेस के प्रवक्ता दर प्रवक्ता टीवी चैनल पर झूठ बोलते हैं। ये एक चुनौती एंकर्स के लिए है कि वो इनके झूठ का पर्दाफाश करें। हमने कब खत्म किया? हमने शुरू किया, हमने खत्म नहीं किया। और आप नाम नहीं ले पा रही थी, मैं नाम लेके बताता हूं। कांग्रेस नेता करण दलाल के बेटे दीप करण दलाल प्रमुख उसमें नाम ले पा रही थी जैसा कुछ नहीं है। नाम लेना जरूरी होगा तो नाम भी लिया जाएगा, जानता है पूरा हरियाणा। चलिए आपकी मजबूरी है, आप पत्रकार हैं, मैं पत्रकार नहीं हूं, मैं प्रवक्ता हूं भाई। मैं प्रवक्ता हूं, मैं ले सकता हूं नाम, शायद पत्रकारों की कोई प्रोटोकॉल रहता होगा। तो दीप करण दलाल जो जेवर उत्तर प्रदेश से भी टिकट मांग रहे थे और जिनके पिताजी अभी
फरीदाबाद लोकसभा से टिकट मांग रहे थे, आजकल पलवल से टिकट मांग रहे हैं। वही करण दलाल के सुपुत्र दीप करण दलाल मुख्य वकील थे उन याचिकाओं में। हाँ। और मेरी उनके साथ 1-on-1 टीवी चैनल पर हुई थी, वायरल हुई है वो वीडियोस। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हाँ मैं कांग्रेस का नेता हूं और हाँ मैं मुख्य वकील हूं। तो ऐसा करके झूठ बोलने का काम मत करें। जो दूसरा झूठ बोला है, मैं ज्योति जी आपसे निवेदन करूंगा, जब भी आप पूछें सवाल, पहला सवाल यह पूछें कि भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा, इन्होंने अभी भी कहा कि हमने पंचायती राज में आरक्षण खत्म कर दिया था। ठीक है, मैं इस सवाल का जवाब क्लास 1 और क्लास 2 का हाँ। 15% का जो आरक्षण था, 15% का जो आरक्षण था क्लास 1 और क्लास 2 में, वो कांग्रेस के समय भी था, हमारे समय भी था। हमने उसको बढ़ाकर उसको भी 27% किया। ठीक है, उस पर भी हमने पूछेंगे, किया उस पर भी ये कहते हैं केवल देरी से किया, केंद्र ने किया तब आप लोगों ने साथ में नहीं किया, हरियाणा में देरी से हुआ। इंसल्ट हो गई मेरी जाति से। ठीक है, मैं अब इन्होंने क्यों नहीं किया, इन्होंने देरी से भी क्यों तो नहीं किया? हरियाणा को क्यों वंचित रखा आप लोगों ने, ये भी तो सवाल है ना। फिर मैं तो सभी से सब पूछूंगी और ये रिएक्शन पहले ही चूंकि आ चुके हैं इसलिए मैं सवाल कर रही हूँ। रेड्डी साहब कैसे देख रहे हैं पूरा ही जो चल रहा है ओबीसी को लेकर, हितैषी होने का बीजेपी दावा भी कर रही है, बीजेपी के एक्शंस में, फैसलों में ये नजर भी आ रहा है। क्रीमी लेयर बढ़ाई गई, आरक्षण बढ़ाया गया, बीसीए को पंचायती राज संस्थाओं में पहले दिया जा चुका था। अब सिफारिश की गई है आयोग की ओर से बीसीबी को शहरी निकाय में भी, पंचायती राज संस्थाओं में भी आरक्षण दिया जाएगा। क्या असर देख रहे हैं इस वक्त? बिल्कुल ज्योति जी, जब निकाय चुनाव आए थे उस टाइम ये आरक्षण का एक प्रोसेस शुरू भी किया गया था। मामला कोर्ट में गया और कोर्ट में काफी लंबा चला। इसके बावजूद क्योंकि वहां से फैसला नहीं हो पा रहा था, इसलिए ये इलेक्शन करवाए गए थे, इलेक्शन हो गए थे। और उसके बाद जो 13 जुलाई 2022 को ये गठन हुआ बैकवर्ड कमीशन का, और 2 वर्ष 18 दिन के बाद ये रिपोर्ट आज प्रस्तुत की गई है, मुख्यमंत्री महोदय को सौंपी गई। इसके लिए सर्वप्रथम तो मैं बीसी वर्ग के हमारे साथी हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। कम से कम 2 वर्ष बाद एक रिपोर्ट आई है। दूसरी बात, अब ये रिपोर्ट सौंपी गई है मुख्यमंत्री को, इसका विश्लेषण होगा, इसके ऊपर निर्णय लिए जाएंगे, फैसले होंगे और वो फैसले लागू होंगे। आखिर ये कार्रवाई कब तक होगी, बड़ा एक लंबा प्रोसेस है। बहुत शीघ्र इन लोगों को इसका लाभ मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, ये अभी भविष्य के गर्भ में है। जहां तक नगर निकाय और पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण की बात है, अच्छी बात है, उनको मिलनी चाहिए। अब दर्शन सिंह जी की अध्यक्षता में कमेटी ने क्या क्या फैसले लिए हैं, किसको कितना कहां आरक्षण मिलना है, प्रोबेबिलिटी जो है हम कह रहे हैं 8%, 5% जो भी होगा वो उसके अंदर आएगा। एक अच्छी बात, इन साथियों को आरक्षण मिला, मैं तो इनको बधाई देता हूं, इनको आरक्षण मिलने की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। ज्योति जी, ये अच्छी बात है कि हर वर्ग को, हर कास्ट को यदि एक उचित प्रतिनिधित्व मिलता है तो मिलना चाहिए, ताकि सभी मिलकर के समाज का एक विकसित, एक सामूहिक विकास करवा सके। लेकिन जहां तक ये बात है कि बेनिफिट लेने वाली बात का जो आपने मुझसे प्रश्न पूछा है, बेनिफिट वाली इसमें कोई बात नहीं है। ये एक प्रथा है और बैकवर्ड भाइयों की बहुत लंबे समय से इसकी डिमांड थी। हमारा एक कमीशन का आयोग का गठन किया जाए, आयोग का गठन हुआ और इन भाइयों को एक प्लेटफॉर्म मिला। उस प्लेटफॉर्म पर जाकर के इन्होंने अपनी समस्याएं बताई और कहीं ना कहीं एक आयोग जो उन समस्याओं का समाधान निकालने में सफल हुआ होगा, ऐसा मेरा मानना है। जब ये रिपोर्टें लागू होंगी वो सब बातें उसके बाद समाज के सामने आएंगी। जहां तक फायदा लेने वाली बात है ज्योति जी, आज प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का हर वोटर बड़ा समझदार हो गया है। वो हर बात को समझता है। किस प्रकार से अपने जब से सैनी साहब को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया है, एक के बाद एक घोषणाओं पर घोषणाएं की जा रही हैं। इतनी सारी घोषणाएं कर रहे हैं लगातार, जैसे कि सत्ता की बहुत बड़ी भूख होती है, बड़ा लालच होता है कि कहीं हमसे ये छिन ना जाए। एक के बाद एक घोषणाएं, क्या ये घोषणाएं संभव हैं, ये लागू हो जाएंगी? ये हर वोटर इस बात को अच्छे से समझता है। जब सरकारें जाने वाली होती है तो आने वाली सरकार को उलटाने के लिए अनेकों प्रकार की घोषणाएं करके जाने का काम करते हैं। आप ही बोलिएगा। अब जो ऐलान, अब जो घोषणाएं हो रही है, साथ साथ उनकी अधिसूचना भी जारी की जा रही है। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि हम सरकार में अगर आए तो ये करेंगे। अभी हाल फिलहाल जो फैसले लिए गए हैं उनके साथ साथ अधिसूचना, नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं, लागू किए जा रहे हैं फैसले। ये चुनाव के टाइम पर हो रहा है। टाइमिंग पर सवाल जरूर उठ सकते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं कि हम अगली बार सत्ता में आए तो ये करेंगे। अब जो ऐलान हो रहे हैं साथ साथ किया जा रहा है। फतेहाबाद की रैली में मैंने नायब सिंह सैनी जी का भाषण सुना और मैंने पूरा भाषण सुनने का काम किया।
उन्होंने बार बार एक ही बात वहां पर दोहराई जा रही थी कि हम प्रयत्नशील हैं, हमारा लक्ष्य है, हम हर शहर में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। इस दिशा में गति से कार्य हो रहा है, तेज गति से कार्य हो रहा है। ये सिर्फ तेज गति से घोषणाएं हो रही हैं ज्योति जी, ग्राउंड लेवल पर ये नोटिफिकेशन होना किसी काम का कंप्लीशन नहीं होता है। ठीक है, ये 5-7 हजार पुलिस की नौकरियां इन्होंने लगानी शुरू कर दी है, कुछ कर्मचारियों को ये भर्ती कर रहे हैं, लेकिन जितनी ये घोषणा कर रहे हैं इतनी नहीं हो सकती। पुरानी इनके जो लिस्टें हैं वो भी कोर्ट में कैंसिल हो रही है बार बार। तो ये केवल और केवल मतलब कंक्लूजन के तौर पर मैं इतना कहना चाहूंगा, ये वोटर को लुभाने के लिए इस तरह की घोषणाएं की जा रही हैं। इस तरह की बार बार जो है ना, आज ये रिपोर्ट आ गई है, आज ये घोषणा हो गई। केवल मात्र हरियाणा प्रदेश में आपका जो रिपोर्टर था शुरू में जो रिपोर्ट दी, बिल्कुल 100% उनका मैं समर्थन करता हूं कि ये ध्रुवीकरण कर रहे हैं बैकवर्ड का और ओबीसी का और बीसी का एक ध्रुवीकरण करके ये चाह रहे हैं कि इनकी नैया पर बैठ करके हम तीसरी बार की सरकार बना लें। और कहीं न कहीं इसके आधार पर प्रदेश में एक जातीय रंग फैलाने का काम किया जा रहा है और जातियों में विभाजित करने का काम किया जा रहा है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं अंत में ये कहूंगा कि प्रदेश का हर वोटर बड़ा समझदार है, इस आधार पर कोई वोट नहीं करेगा। अपने 10 साल के शासन काल में जितने दुख इन्होंने जनता को देने का काम किया है, जितने लाठी चार्ज करने का काम किया है, जितनी गोलियां चलाने का काम किया है, प्रदेश की जनता उसको भूल नहीं सकती है। वो सबके मन में है और इन आने वाले चुनाव में भी उसका परिणाम सब स्पष्ट दिखाई देगा। जिस प्रकार से लोकसभा में ये आया है, विधानसभा में भी इसी प्रकार से आएगा और भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश से बाहर हो जाएगी। अजय गुलिया जी, बीजेपी बार बार ये कहती रही है कि पहले जो दल हरियाणा में सत्ता में रहे जात पात की राजनीति करते थे, हम नहीं करते हैं। लेकिन अब जो पिछड़ा वर्ग के लिए फैसले लिए जा रहे हैं, कि आपकी पार्टी उन फैसलों की तारीफ कर रही है कि उनके हित में ये काम हो रहा है, या फिर ये जात पात की राजनीति है? पिछड़ा वर्ग का ध्रुवीकरण करने का, पोलराइज करने का प्रयास किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। क्योंकि हरियाणा प्रदेश के लोग बहुत समझदार और बहुत सोच समझ करके वोटिंग करने का काम करते हैं और चुनावी निर्णय लेने का काम करते हैं। देखिए, अगर किसी भाई को, किसी भी बिरादरी को कुछ मिल रहा है तो जननायक जनता पार्टी हमेशा इस बात की पक्ष कर रही है। लेकिन किसी का हक लेकर के दूसरे को देने के अलावा अगर किसी को सरकार की तरफ से कुछ दिया जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। भूषण जी तो स्वयं इस बात के पक्षधर थे जब 8% की भागीदारी बैकवर्ड समाज को भूषण जी की तरफ से ऐलान करने का और घोषणा करने का और दिलाने का भी काम किया था। तो हम तो इस बात के पक्षधर हैं कि सभी को साथ लेकर के सभी को हरियाणा प्रदेश के अंदर एक समान दृष्टि से देख करके और जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए प्रयास किए जाने चाहिए ताकि उनको मुख्य धारा से किस रूप में जोड़ा जा सके। उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अगर कुछ रियायतें, कुछ देना भी उनको अगर पड़ रहा है तो देना चाहिए, सभी लोगों को समान रूप से देखकर। और जब सभी लोग मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे तो मेरा ये मानना है कि सभी का समान विकास होगा और हरियाणा प्रदेश और प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा और बहुत ज्यादा हरियाणा प्रदेश खुशहाल होगा, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ठीक चुनाव में वो इस प्रकार की अगर आप घोषणा करते हैं तो इसमें नो डाउट कि आपकी मंशा ये रहती है कि आपको चुनावी लाभ लेना है, तो कोई दो राय नहीं है। हाँ, और बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बहुत पहले हो जाता तो और भी बेहतर था। लेकिन जब भी हरियाणा प्रदेश के लोगों को कुछ मिलेगा, हरियाणा प्रदेश के लोगों को, मेरे बैकवर्ड के भाइयों को, पिछड़े लोगों को कुछ मिलेगा तो हम उस बात को ये मानते हैं कि वो अच्छा है। लेकिन चुनावी लाभ लेने के लिए देरी से उठाया गया कदम जरूर, इसको मैं कहना चाहूंगा। केवल ढींगरा जी, विदु जी कह रहे हैं आपने झूठ बोला आरक्षण खत्म किए जाने को लेकर, कि आप लोग झूठ बोलते हैं, जनता को बरगलाने का प्रयास करते हैं। 8 लाख से 6 लाख क्रीमी लेयर, हमने कोई झूठ बोला? 6 लाख रही है 10 साल, और 10 साल के बाद पंचायती राज चुनावों में भाजपा ने कब खत्म किया आरक्षण? अरे भाई सुन लीजिए ना, 8 लाख से 6 लाख पंचायती राज चुनाव में विदु जी रिपीट मत कीजिए, मैं पूछ चुकी हूँ पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण कब खत्म किया गया, ये कब खत्म हुआ, इसका आप उत्तर दीजिए। जानकर गोल गोल घुमा रहे हैं, ये उस पर मुद्दे पर नहीं आ रहे, इसलिए मैं रिपीट करके याद करवा रहा हूँ कि इन्होंने झूठ क्या बोला, या तो वापिस ले लें अपने शब्द। ठीक है ढींगरा जी, इस बात का उत्तर दीजिए आप। मैंने ये कहा कि 8 लाख से 6 लाख क्रीमी लेयर जो है इन्होंने की थी या नहीं की थी?
झूठ बोला सच बोला, ये बताइए इस बात का जवाब। झूठ है या सच है? 8 लाख से 6 लाख उसका तो बता चुका हूं, जवाब दे चुका हूं मैं। पहली बात, प्राउड है हमने किया था, ठीक किया था। विदु जी, आपके समय में कोई नहीं बोल रहा था, अब तक सबसे ज्यादा टाइम भी आपको दिया गया है उत्तर देने के लिए। प्लीज आप बीच में मत बोलें। ये 8 लाख की गई, ये तो सबके सामने है, ये इसका फायदा ही गिना रहे हैं कि फायदा ही हुआ था। लेकिन आप जो कह रहे पंचायती राज संस्थाओं में इन्होंने आरक्षण खत्म किया, इस पर अगर आपको उत्तर देना है तो बताएं। उस पर भी आता हूँ। 8 लाख से 6 लाख क्रीमी लेयर इन्होंने की थी या नहीं की थी, इसके बारे में जो है, अगर इन्होंने 8 लाख से 6 लाख नहीं की तो मुझे बताएं कि नहीं की थी। 6 लाख की थी इन्होंने। दूसरी बात यह है कि जो पंचायती राज की जिला परिषद का बीडीओ ब्लॉक के अंदर आरक्षण जो बीजेपी ने पहले खत्म किया था, वो उसकी बात कर रहा था मैं। 8% आरक्षण को छोड़ दिया था ऐसे ही, उसको बढ़ाने का काम 16% और 11% आरक्षण 27% देने की बात 10 साल हो गए ना, इस बात की बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये कह रहा हूँ, लोगों को धोखा देने वाली सरकार ये है। और दूसरी बात एक और है, जात पात को राजनीति में देश में भी और प्रदेश में भी किसने धकेला? बीजेपी ने धकेला। उसका हरियाणा के अंदर एक सबूत दे रहा हूँ, जात आरक्षण उसका सबूत है। नंबर 2, नल्हड़ का मामला विवाद का, उसका सबूत है हिंदू मुस्लिम करने का। तीसरा सबूत दे रहा हूँ, कैप्शन के अंदर गुज्जर वर्सेस राजपूत करने का सबूत दे रहा हूँ। ये तीनों काम जो है 10 साल की खट्टर सरकार के बीच में हुए या नहीं हुए, इस बात के लिए हाँ है या ना है वो बताइए। ये काम जो है बीसीए और बीसीबी का जो आरक्षण नहीं देना चाहते थे, वो यही सरकार है बीजेपी की। आज जो है लास्ट में लोगों को लुभाने के लिए ये सिर्फ शरारत करने का काम कर रहे हैं, सिर्फ लुभाने का काम है कि वोट का लेना है, वोट लेनी है लोगों से, उसका प्रयत्न कर रहे हैं। ये जो धोखा दिया है 10 साल, इसकी बात हम सवाल पूछ रहे हैं। इसकी सवाल का जवाब दीजिए ना आप कि 8 से 6 की थी कि नहीं की थी। अच्छा ढींगरा जी, जो ये जो अभी अंगणित बता रहे थे विदु जी, पूरे आंकड़ों के साथ कि कैसे कैसे इसका फायदा हुआ है पिछड़ा वर्ग को, सालाना आय के साथ जोड़कर जो इन्होंने अपने आंकड़े पेश किए हैं कि फायदा तो हुआ है ना, हमने पिछड़ा वर्ग का आरक्षण लेकर किसी और को तो नहीं दे दिया है। उस पर आपका रिएक्शन क्या है? ज्योति जी, आप एक बात बताइए, ये पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं। पर कैपिटा अगर इनकम बढ़ती है तो पिछड़ा वर्ग ने कोई कसूर किया है क्या? उनकी नहीं अमाउंट बढ़नी चाहिए क्या? उनको उनका लाभ नहीं मिलना चाहिए क्या? इनको पर कैपिटा इनकम से लाभ देना बढ़ा दी ना, इसलिए तो धोखेबाज सरकार है। अगर किसी की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो इसकी क्रीमी लेयर ये कम कर देंगे। ये धोखा नहीं है क्या? ये धोखा है सीधा। ये पर कैपिटा इनकम के साथ इसलिए जोड़ रहे हैं भाई साहब, इनको ये पता नहीं है कि लोग आपको वोट नहीं देंगे इस बात पे। और इस बात का धोखा जो है, लोग इस बात को सर, आपकी ज्योति जी अगर सैलरी बढ़ती है तो आपको लाभ मिलने कम करते नहीं चाहिए क्या? बताइए आप। बिल्कुल नहीं। ये झूठ बोल के, धोखा बोल के लोगों को झुठलाने का जो काम कर रहे हैं, क्या लोग समझते नहीं? ठीक है, ये इनका ग्राउंड है, लेकिन केंद्र में ऐसा क्यों नहीं किया विदु जी? केंद्र में क्यों बढ़ाया फिर आप लोगों ने? और अगर इनकी पर कैपिटा इनकम आगे फिर बढ़ जाती है तो क्या आप लोग फिर से क्रीमी लेयर को कम कर देंगे? मेरी बात सुनिए, हर प्रदेश में, देश में महंगाई बढ़ती है, चीजों ठीक है विदु जी, अभी थोड़ा ठीक है, सिस्टम वैसे चलता है। जब सिस्टम वैसे चलता है, क्रीमी लेयर अगर आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़ गई तो इसका मतलब आप वंचितों को लाभ देना बंद कर देंगे, उनको उनके साथ धोखा करना शुरू कर देंगे, उनके अमाउंट कम करनी शुरू कर देंगे। क्रीमी लेयर तो जरूरी है, केवल जाति के आधार पर ही आरक्षण नहीं, उसमें भी एक दायरा तो रखा जाएगा ना। दायरा रख रहे हैं आप लोग भी रख रहे हैं, हालांकि आप लोग कह रहे हैं हम 10 लाख कर देंगे विदु जी, तो केंद्र में जो बढ़ा रखी है उसके बाद आप लोगों ने यहाँ बढ़ाई है, उसको लेकर भी आप लोगों ने घटाई, उसको लेकर भी भरपाई पर सवाल उठ रहे हैं। और पर कैपिटा इनकम 2 कार्यकाल से आप लोग हैं, मैं पिछली बार भी आपसे पूछ रही थी, अब आप लोग बढ़ा पाने में कामयाब हुए हैं फिर, अगर ये एक आधार है तो। ज्योति जी, मैं डिबेट में प्रयास करता हूं कि इंडिविजुअल पर अटैक ना करूं किसी, मैं पर्सनल अटैक करने से बचने की कोशिश करता हूं। लेकिन इतने लो आईक्यू अगर लोग बैठे होंगे आपके सामने तो ये मेरा अहंकार नहीं है, मेरी त्रस्तता है, मैं इस बात से त्रस्त हूं। एक छोटी सी बात इनके समझ नहीं आई, पर कैपिटा इनकम बढ़ी तो इसलिए तो क्रीमी लेयर के यहां बढ़ा दिया। आपके केंद्र वाले विषय पर आऊंगा मैं अभी ज्योति जी। इनको ये विषय समझ नहीं आया जो मैंने बोला, या तो जो पर्चा फर्रा लेकर आते हैं डिबेट से पहले बस वो पढ़ना होता है, जो मैं बोल रहा हूं उस पॉइंट को इनको पहुंचा ही नहीं, उसको छूकर भी नहीं निकल रहे, साइड से निकल रहे हैं उससे। अरे छोटी सी बात है, अगर विधु रावल की
विधु रावल के दोनों माँ बाप जो हैं वो अगर क्लास 1 ऑफिसर हैं और उनकी इतनी इनकम सोर्सेज थे कि वो जो है वो 8 लाख के अंदर आते थे और उसको आवश्यकता नहीं है, तो विधु रावल के जो दूसरे भाई बंद है उसके गांव के अंदर, उसकी जाति के अंदर, जिनके पास उतने साधन नहीं है, विधु रावल की बजाय उनको दिए गए। तो इसमें कोई उस समाज का नुकसान नहीं हुआ। विधु रावल तो अपना काम कर रहा था। क्रीमी लेयर का कंसेप्ट इनको समझ नहीं आता। बालक बुद्धि वाले नेता जब पार्टी उसमें वही वैसी प्रवक्ता, और ये तो मीडिया प्रमुख हैं, मैं माफी चाह रहा हूं, मैं बिल्कुल इन पर पर्सनल अटैक नहीं करना चाहता, लेकिन मैं हंस रहा था, इनकी नासमझी पर हंस रहा था। इतने सरल शब्दों में समझा दिया, फिर भी ये वही गोल गोल घूम रहे हैं। अब आते हैं सीधा जो असल सवाल है, आपने पूछा केंद्र ने क्यों नहीं किया। केंद्र जो है एक अपर लिमिट एक तय करता है, केंद्र अपर लिमिट तय करता है और सभी प्रदेशों में अलग अलग प्रकार से संशोधन हुए। कुछ प्रदेशों में 4.5 लाख भी किया गया उस दौरान, तो इसलिए वो एक अपर लिमिट का मामला था। आज जो 7 बेंचों की जो 7 बेंच ने 7 बेंच सुप्रीम कोर्ट की ने जो बड़ा ऐतिहासिक निर्णय दिया है, उसने भी स्टेट्स के ऊपर दिया है। उसने कहा है कि केंद्र ने एक रूलिंग बना दी, लेकिन स्टेट जो है अपने तहत जो है जो अनुसूचित जाति और जनजातियों का आरक्षण है उसमें सब कैटेगरी बनाकर अलग से अगर कोई कैटेगरी को कोटा विदिना कोटा देना चाहे तो दे सकते हैं। ये स्टेट टू स्टेट डिफर करता है। केंद्र तो केवल एक आउटलाइन ले डाउन करती है, उस आउटलाइन के अंदर स्टेट्स को जैसी आवश्यकता हो वैसा फिक्स होना होता है। लेकिन मुद्दा आरक्षण बढ़ाया गया, ये भी आप मान रहे हैं कि अभी जरूरत थी, जो आप ये मान रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण बढ़ाए जाने की भी अभी जरूरत थी, बैकलॉग भरे जाने की भी अभी जरूरत थी, विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप को लेकर जो फैसला लिया गया कि अभी जरूरत हुई है, ये क्यों ना इसका चुनावी कनेक्शन निकाला जाए। विधु जी नहीं, मुझे प्लीज उत्तर देने का समय देना प्लीज। हमारी सरकार ने 3 लाख रुपए तक की जो वार्षिक आय के पिछड़ा वर्ग के परिवार हैं, उस परिवारों को 15 लाख रुपए देश में और 20 लाख रुपए विदेश में पढ़ाई करने का 4% के ब्याज दर पर लोन देने की व्यवस्था आज से किया है या 9 साल पहले से किया है। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना जो 9वीं और 10वीं में 4,000 रुपए वार्षिक शैक्षणिक भत्ता दिया जाता है, वो आज दिया जाता है, पिछले 8 साल से दिया जा रहा है। पीएम यशस्वी योजना जो है, आप गूगल करके बताइए कि वो क्या 7-8 साल पुरानी नहीं है, जिसमें 5,000 से लेकर 20,000 रुपए तक की शैक्षणिक भत्ता और ट्यूशन फीस प्रदान की जाती है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना जिसमें मासिक तौर पर 160 रुपए से 750 रुपए दिए जाते हैं, वो क्या कांग्रेस के समय दिए जाते थे या अभी 1, 2, 3 साल से दिए जा रहे हैं? ये एक छोटी सी बात है, गूगल कर सकता है कोई भी आपका। हमने किस प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधन योजना को में उच्च शिक्षा में 8,000 रुपए वार्षिक छात्रवृत्ति दी, ये क्या आज दी है या तो ये कह दिया जाए कि जो हमारा शासन काल है वो 5 साल का न होकर सिर्फ 4.5 साल का है, आखिरी 6 महीने हटा दिए जाएं। नहीं तो भगवान के लिए ये मुहूर्त की बात मत कीजिए। 5 साल के लिए जनता जो है सेवा करने के लिए बिठाती है, 5 साल के अंतिम दिन तक काम होना चाहिए। ये नहीं कि 4.5 साल में जो काम हो उसको काम गिनोगे। फिर हमारे सामने तो एक बहुत सुंदर उदाहरण है कि किस प्रकार भूपेंद्र हुड्डा गोहाना के अंदर 2 महीने पहले रैली करते हैं। उनकी सरकार है, लेकिन वो ये नहीं कहते कि कल से मैं अधिसूचना जारी करूंगा कि किसानों को खराबे का मुआवजा 6,000 से 10,000 मिलेगा। नहीं करते, कहते अगर मेरी सरकार आ गई तो मैं 6,000 से 10,000 कर दूंगा, अगर मेरी सरकार आ गई तो मैं जो है 1,200 रुपए जो है पेंशन कर दूंगा। वो तो हमने बिना घोषणा के कर दिया, 6,000 से बढ़ाकर 10,000 नहीं किया, हमने 12,000 आते ही कर दिया पहली कैबिनेट में। ये एक अंतर है। दूसरा, एक इनेलो वाले भाई का अगर जवाब देने का अवसर दें आप, लाठी चार्ज गोली चलाने का काम किया, ऐसा उन्होंने अभी शब्दों का किया। उन्होंने कंडेला और महम की शायद बात की होगी, जिनके चेहरे कालक से पुते हों, उन लोगों को इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। हरियाणा की भाजपा सरकार ने प्रयास किया, अपनी छाती पर रखकर झेला है। जब वो कहते थे इंदिरा को ठोक दिया, मोदी को ठोक देंगे, तब भी कोई गोली नहीं चली वहां पर। 13 महीने तक सैकड़ों हजारों करोड़ का व्यवसाय ठप रहा, फिर भी गोली नहीं चलाई। कंडेला की तरह बेशर्मी से अपने खुद के वादे को पूरा करवाने के लिए किसान बैठे थे, जिन पर गोलियां चलाई थी। 1700 गोलियां तो गुरनाम सिंह चढ़ून ने पेड़ पर चढ़कर गिनी थी, अखबार में हेडिंग पढ़ी है मैंने।
एक बात और है जो बार बार ये कहते हैं कि अब भी आपकी बार इन्होंने, बस खत्म करो आखिरी वाक्य मेरा, इन्होंने फिर से झूठ बोला, फिर से झूठ बोलकर निकाल दिया, रिकॉर्डिंग में फिर निकाल लेना। इन्होंने कहा पंचायती राज में जो बीजेपी ने आरक्षण खत्म किया, हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1993 में अगर कोई इस प्रकार का कोई कानून दिया गया हो जिसमें 27% ओबीसी का आरक्षण था जो बीजेपी ने खत्म किया हो तो मैं गलत हूं। अगर नहीं दिया तो ने अपनी बात को थोड़ा चेंज कर दिया था कि बढ़ाया नहीं, शर्म है नहीं, इन्होंने दिया नहीं हुआ था, हमने शुरू किया, ये कह रहे 27% नहीं किया, इस बात को थोड़ा चेंज कर दिया था प्रकार से केवल जी ने। ठीक है रेड्डी साहब, नहीं इन्होंने 1% क्यों नहीं किया? आज देखो, जी चाहता है तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊं। पीपल आर जज फॉर व्हाट दे डू इन पावर एंड नॉट व्हाट दे रेंट इन ऑपोजिशन। जब पावर में थे तब 1% नहीं दिया, अब जब ऑपोजिशन में है तो 27% की बात कर रहे हैं। दूसरा, एवरीथिंग लुक्स येलो टू अ जॉन्डिस आई, क्योंकि गोहाना में केवल घोषणाएं की थी, कोई कानून नहीं बनाया था, इसलिए यहाँ पर घोषणाएं हैं। हर घोषणा का शासन। अब आप लोग भी जब चुनाव में जाएंगे कुछ नया करने का वादा आप लोग भी करेंगे। एक टाइम वो भी आएगा जब घोषणा पत्र पर बात होगी, 2 बार आप लोग भी सरकार में रहेंगे, लेकिन अगली बार मौका मिलेगा तो क्या नया करेंगे, आप लोग भी वादा करेंगे जब चुनाव थोड़ा और करीब होंगे। रेड्डी साहब, ओबीसी के बेटे को सीएम बनाया है, एक तो ये बहुत बड़ी बात का बहुत बड़ा संदेश देने का प्रयास हो रहा है इस बात को स्थापित करके। हाँ बिल्कुल, देखिए ये बैकवर्ड का और ओबीसी का ध्रुवीकरण करने पर तुली हुई है ये सरकार, इसमें कोई संशय नहीं है। हरियाणा का बच्चा इस बात को कहने लग गया है अब कि ये जो ना जातीय जहर फैलाने का काम कर रही है केवल मात्र सत्ता की लालसा के लिए। दूसरी बात, इन्होंने कंडेला का जिक्र किया तो मैं बड़ा विस्तार से इस बात को कहना चाहूंगा। कंडेला का ही रहने वाला हूँ, कंडेला में समीकरण इसको बंद करो ज्योति जी, इसको ये इसको बंद करो, ये बीच में नहीं बोलेगा, बीच में नहीं बोलेगा, ये भी पब्लिक डोमेन में है पहले से, ये भी पब्लिक डोमेन अभी ये बीच में नहीं बोलेगा ज्योति जी। ठीक है, मैं बोल चुकी हूँ ना, तो विधु जी ठीक है, आपकी जाट बनाम बनिए वाली बात आ चुकी है तो चुप तो करवाओ। विधु रावल जी, अभी आपके बोलने से क्या होता है? वो क्या था, ये चुप तो नहीं हो रहा या समीकरण था? तो आप ये बात कह चुके हैं ना, आप ये बात कह चुके हैं विधु जी, ये जातीय ध्रुवीकरण था, इस पर मैंने खुद लोकसभा चुनाव के दौरान डिबेट भी की है मैंने, इसको कोई डिनाई नहीं कर रहा है, वो था अबे जो डाला का बयान था, ये जाट की लड़ाई है। ज्योति जी इसको बंद करवा, इसको उल्लू के पट्टे को, इसको डिबेट कर। ये तमीज नहीं आपकी बात करने की, मैं इनसे बात कर रही हूँ ना, मैं इनको रोक रही हूँ। इनेलो के प्रवक्ता क्या अपनी पार्टी को लेकर मैसेज दे रहे हैं आप? क्या भाषा है आपकी? इतना हाइपर होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है रेड्डी साहब, तरीके से बात करनी है तो कीजिए, डिबेट छोड़कर जानी है तो चले जाइए। चुप हो जा, मेरा टाइम है, मुझे बोलने नहीं तो गुस्सा क्यों हो रहे हैं फिर? नहीं, अगर आप में थोड़ा धैर्य ही नहीं है, प्रवक्ता में थोड़ा बहुत धैर्य तो होना चाहिए ना, बिना बात के हाइपर हो रहे हैं। नहीं, बीच में मैं बोल, ये बीच में बोल रहे हैं तो मैं इनको टोकने और रोकने के लिए बैठी हूँ। बीच में बोल रहा हूँ क्या? आप मुझ पर भी गुस्सा करके बोल रहे हैं कि इनको शांत कराइए। घटिया शब्दों का प्रयोग कर रहा था, मैं एक बार बोला, आप थोड़ा एक बात तो आप नहीं आप इतना गुस्से से बात नहीं करेंगे ज्योति जी। जब आपको अच्छे से बात करनी हो तब आपसे सवाल पूछ लूंगी। कई बार हो चुकी है ये कई बार, कितनी बार भी हो चुकी है, आप नहीं गुस्सा नहीं करेंगे डिबेट में। सबसे घटिया भाषा का प्रयोग करता है ये। बीजेपी के और भी प्रवक्ता आते हैं, लेकिन इससे भाई आप मुझे भाषा नहीं सिखाएंगे, आप भाषा नहीं सिखाएंगे मुझे। विधु जी को म्यूट कीजिए, किसी की बारी में कोई नहीं बोलेगा। कैपेसिटी इसकी नहीं है। लेकिन अगर ये बीच में बोल भी रहे तो आप ये नहीं, आपने अपना कंट्रोल नहीं खो देंगे। आप अपनी भाषा, अपने शब्दों को देखिए, आप क्या बोल रहे हैं रेड्डी साहब, सीनियर प्रवक्ता है अपनी पार्टी के। नहीं ज्योति जी, मैं ऐसे बर्दाश्त नहीं करता। नहीं, बर्दाश्त नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं बोलेंगे मेरी डिबेट में, कुछ भी नहीं बोल देंगे। अपने शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, आपने क्या बोला। ज्योति जी मैं पहले भी ये बोल चुका हूँ कि मेरा टाइम इसको दे दो, और इसको एक बार दिया भी है आपने मेरा टाइम, इसका फिर भी नहीं भर रहा, ये फिर भी बीच में बोलता है। कितनी क्या हम मुद्दे पर बात करें रेड्डी साहब? हर पार्टी से क्या हम मुद्दे पर बात करें? क्या हम मुद्दे पर बात करें? ये इतना बेशर्म है, इसको नहीं, ये अगर यही बातें बोलने तो मैं आपको टाइम नहीं दूंगी बिल्कुल भी। हाँ नहीं दो, आप इसी ठीक है, मत बोलिए। हम इनका ये कैसे बोलते कैसे नहीं बोलते, ये मेरी डिबेट का मुद्दा नहीं है, ये मेरी डिबेट का मुद्दा नहीं है। ये बोले, मैंने टोका इनको, मैं ऑडियो भी डाउन करवा चुकी हूँ। आप लगातार बोल रहे हैं, ये क्या तरीका है आपका? ये आपने रूल बनाया, सुनो, मुद्दे पर बात करनी तो कीजिए, आपने इधर उधर की बात नहीं चाहिए मुझे। बीच में नहीं बोलेगा तो मुद्दे पर बात करनी है, आपने रूल बनाया कि ज्योति जी मेरी बात का जवाब दो।
ज्योति जी, आपने रूल बनाया हुआ है कि बीच में नहीं बोलेगा। मैं बोलता हूं कभी किसी के बीच बात में? ऐसी है रेडू क्यों साहब, बोलते हैं ये मेरे समय बीच में? बर्बाद नहीं करना है मुझे मुद्दे पर। अगर आपको बात दूसरी करनी बात। कीजिए, आपसे निवेदन कर रही हूँ। हाँ। इनके पहले शब्द के साथ मैंने इनको टोका, ज्योति जी, नहीं टोका है तो बताइए। आप जबरदस्ती मुझसे म्यूट नहीं करवा सकते किसी को। ये गुस्सा मत किया किसी डिबेट में। हाँ, नहीं, मैं जबरदस्ती क्यों ठीक है, करूंगा? आप मेरे मुद्दे बीच पर में बात मत रखिए बोलो, कोई अपनी, बस सीधी सी बात अगर है, रखनी है किसी तो के बीच में नहीं बिना बोलता समय हूं। बर्बाद किए। हाँ, इन्होंने, हाँ मैं रख रहा हूं, रखनी क्यों नहीं, मेरे पास बात मुद्दा बहुत है। लाठीचार्ज की बात की इन्होंने, कंडेला लाठीचार्ज में, इसको मैं 10 बार क्या 50 बार मांग चुका हूं, किसी एक व्यक्ति का एड्रेस हमें दे जो कंडेला गोलीकांड में किसी को मृत्यु हुई हो, कोई ज्यादा सीरियस घायल हुआ, किसी एक व्यक्ति का नाम हमें दे, हम उनके घर जाकर के उनसे माफी भी मांगेंगे, उनको सांत्वना भी दे करके आएंगे। ऐसा एक भी ट्रेजेडी नहीं हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में 32 नौजवानों को रोहतक में छाती में गोली मार करके भूनने का काम किया, 42 को पंचकुला में भूनने का काम किया, 750 किसानों को बॉर्डर पर गर्मी और सर्दी में मरवाने का काम किया, और पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी सरकार जिन्हें सबसे ज्यादा मौत करने का काम किया वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दूसरी बात, इन्होंने कहा पर कैपिटा इनकम बढ़ गई है। अरे भाई, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, 3 लाख अबोव चली गई है, तो हरियाणा प्रदेश में ये जो बीपीएल वाले क्यों बढ़ रहे हैं, गरीब लोग क्यों बढ़ रहे हैं? आप किस प्रकार से 1 करोड़ 50 लाख प्लस लोगों को फ्री का राशन दे रहे हो, तो ये संख्या क्यों बढ़ती जा रही है? आखिर गरीबी खत्म क्यों नहीं हो रही है, गरीबी कम क्यों नहीं हो रही है? गरीबी बढ़ रही है और पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रही है। ये भ्रम जाल फैलाने का काम कर रहे हैं ज्योति जी। हकीकत कुछ और है, दिखा कुछ हो रहे हैं। किस प्रकार से मैथमेटिक्स का गणित बनाया कि क्रीमी लेयर में हमने जरूरतमंद को फायदा देने के लिए 8 से 6 करने का काम किया था। क्या ये प्रदेश की जनता जानती नहीं है क्या? प्रदेश में एक ही विद्वान व्यक्ति है जो हर बात का विश्लेषण करना जानता है, और कोई विश्लेषण करना ही नहीं जानते। जिसको एबीसीडी का नहीं पता वो यहाँ विश्लेषण करने का काम करते हैं। अरे भाई, जो 6 लाख से 8 लाख के बीच के लोग थे उनको नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? उनको फायदा मिलने चाहिए था कि नहीं मिलने चाहिए था 9 साल के लिए? उनका नुकसान कौन खा गया? ये सरकार खा गई उनका हक को खाने का काम किया इतने लोगों के हक का 10 साल तक, वो भी उनका जवाब कौन देगा ज्योति जी? और आज यहाँ पर समझाने का काम करते हैं, लॉलीपॉप देने का काम करते हैं कि उनके लिए हमने ऐसा करने का काम किया था। 100% ज्योति जी ध्रुवीकरण किया जा रहा है वोटों का, लेकिन प्रदेश की जनता से अपील है ऐसे बहकावे में ना आए। ये केवल घोषणाएं मात्र है, न इनकी सरकार रहेगी न कुछ कर पाएंगे। केवल मात्र सत्ता लोलुपता के कारण इस तरह के फैसले किए जा रहे हैं ताकि हम ओबीसी और बीसी की वोटों को हमारे पक्ष में जोड़ने का काम कर सके। लेकिन प्रदेश की जनता भूली नहीं है किस प्रकार से सरपंचों को लठ मारने का काम किया था, किस प्रकार से तुगलकी फरमान जारी करने का काम किया था कि हम 2 लाख से ज्यादा सरपंचों को पावर नहीं देंगे, और वही पावर आज 21 लाख क्यों करने का काम किया। क्या इससे नहीं लगता कि इनको सत्ता जाती हुई दिखाई दे रही है? ठीक है रेड्डी साहब, समय कम है। मैं एक छोटे से कमेंट के साथ, आप अपनी पार्टी के सीनियर प्रवक्ता हैं, आप तथ्यों के साथ बात रखते हैं, दूसरों के समय में नहीं बोलते हैं, लेकिन जब आप गुस्सा होते हैं तो अपने शब्दों की मर्यादा थोड़ा ध्यान रखा कीजिए। आज इन शब्दों की आप बात कर रहे थे, जिस तरह से आपने अपनी बात रखी, मुझे कड़ी आपत्ति है। मैं अपनी डिबेट में अलाउ नहीं करती। मानता नहीं है बंदा ये। नहीं मानते तो मैं हूं यहाँ पर किसी की ऑडियो डाउन करने के लिए। आप अपने शब्दों की मर्यादा ध्यान रखिए। मैंने इसको बहुत बार कह लिया, कुछ भी चाहे कुछ भी हो, बहुत बार भी कहेंगे तो भी तरीके से ही कहेंगे, कुछ भी नहीं बोल देंगे किसी को। गुलिया जी, लास्ट कमेंट आपका। देखिए, जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है उसमें जो हमारी मैक्सिमम लिमिट थी, जो हम पहले भी अवेल कर सकते थे, जो थी, जो हमने उसी को अवेल किया। उससे बियॉन्ड तो हम जा नहीं सकते। क्रीमी लेयर जो हमारी 8 लाख की सेंटर की लिमिट है। और दूसरी चीज, मैं एक और चीज कहना चाहूंगा। देखिए, मैंने पहले भी, आपने जब मेरे को समय दिया की बात की, सिर्फ और सिर्फ चुनावों को मद्देनजर देख करके फैसला बहुत पहले जो आज लिया गया, बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाने के लिए लिया गया है। लेकिन फिर भी अगर हरियाणा प्रदेश के लोगों को अगर इससे लाभ मिलता है और कुछ लोग और इस दायरे में आते हैं जिससे उन बच्चों को नौकरी में सहायता, मदद या उनकी आसानी होगी, तो हम ये मानते हैं कि हरियाणा प्रदेश के जब भी जहाँ भी अगर इसकी बात होगी तो हम उसके साथ करेंगे। डिंगरा जी, लास्ट कमेंट। जी,
हेलो। अंतिम कमेंट आपका पिछड़ा वर्ग को लेकर, जिस तरह की अब जो राजनीति हो रही है, सरकार जो फैसले ले रही है उसको लेकर लास्ट कमेंट आपका चर्चा का, बोलिए। मेरे को कह रहे ज्योति जी ढींगरा जी, आपको ही कह रही हूँ सर, बोलिए, आप बोलिए। जी, मैं सुन नहीं पा रहा था। अच्छा जी। सुनिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बीजेपी ने आज भी जो बात करी है, जो पंचायती राज की घोषणा की बात है, वो 8% आरक्षण जो है BCA में और 5% BCB में बात करी है। लेकिन जो मांग है वो है 8 की बजाय 16% BCA में होना चाहिए और BCB के अंदर 11% होना चाहिए। सवाल तो ये है, असल में इस मुद्दे पे तो बात ही नहीं हुई, सारी डिबेट निकल गई और कोई सवाल इसका जवाब नहीं आया कि ये 16 और प्लस BCA का और BCB का 11% करेंगे या नहीं करेंगे। जो उनकी मांग है वो तो पूरी कर नहीं रहे ना, और ये आज भी 8% और 5% की बात ही कर रहे हैं, जो कि उनके साथ धोखा है और ये बात पूरी नहीं करेंगे। दूसरी, क्रीमी लेयर का धोखा हो चुका है। और तीसरी बात ये है, इन्होंने जातिगत जनगणना की बात करी थी। जातिगत जनगणना के लिए राहुल गांधी जी लोकसभा में बार बार कह रहे हैं, तो आप करा दीजिए ना। आप कराएंगे तो पता लगेगा कि आपको उनकी फोटो भी छुपा देते हैं राहुल गांधी की, वो भी नहीं दिखाने देते। और दूसरी बात एक और है, जो मंडल कमीशन की पहले जब सरकार थी, जिसकी मंडल कमीशन का इन्होंने जिक्र भी किया था, वो मंडल कमीशन के टाइम सरकार बीजेपी के साथ थी या साझीदार थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार नहीं थी। कांग्रेस के ऑपोजिट सरकार थी, जिन्होंने मंडल कमीशन VP सिंह के टाइम पे लागू किया था और उसको आरक्षण को तोड़ने का काम किया था, जिससे लोग सड़कों पर आए थे और उनको प्रधानमंत्री को अपना पद छोड़ना पड़ा था। ये सारी बातें जो है ग्राउंड रियलिटी है। ठीक है, ये नहीं समझ रहे, इनका जवाब जनता देगी। एक माँ भी अगर एक बच्चे के लिए बहुत ज्यादा कुछ करती है, दूसरे बच्चे सौतेला व्यवहार इसे समझते हैं। आप लोग OBC के लिए जितने अब ऐलान कर रहे हैं, गैर OBC ऐसा तो नहीं आप लोगों से छिटक जाएंगे। OBC बनाम गैर OBC की तो राजनीति नहीं बन जाएगी। आप लोग जो पोलराइज करने का प्रयास कर रहे हैं पिछड़ा वर्ग को, ऐसा तो नहीं कि जो दूसरे वर्ग है आप लोगों से दूर चले जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं ज्योति जी, सभी लोग हरियाणा, एक हरियाणवी इस बात को जानता है, सभी लोग ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नेक नियत से न्याय कर रही है, कोई ध्रुवीकरण करने के लिए नहीं कर रही। ऐसे नहीं कर रही जैसे चुनाव के अंदर बेशर्मी के साथ इनेलो का नेता खड़ा होकर कहता है जाट बनाम बनिए की लड़ाई है, और इनेलो का प्रवक्ता बेशर्मी से यहां पर दूसरों को लगातार 2-2 बार जो है ध्रुवीकरण का आरोप लगाता है। फिर जब आईना दिखाते हैं हम तो नहीं, आप बीच में अब रोक दीजिए इनको, अब रोक दीजिए। आपने मुझे रोक दिया था, मुझे रोक दिया। बेशरम वो बेशरम है जो अभय चौटाला से पूछ नहीं पाया कि जाट बनाम बनिया क्या है, जो यहाँ पर ध्रुवीकरण का रोना तो रो रहा है, लेकिन अभय चौटाला से नहीं पूछ पाया कि जाट बनाम बनिया क्या है। बेशरम वो है जो कंडेले के अंदर खाकर महाराज आप किसी को बेशर्म मत कहिए। ज्योति जी मैं मानता हूँ, मैं उनसे इनको बेशरम मानता हूँ, मैं क्यों ना कहूँ, मैं इनको दिल से बेशरम मानता हूँ, इनको हिपोक्रेट मानता हूँ। और दूसरा, लेकिन अच्छे शब्दों का चयन कीजिए। होता ही नहीं। ज्योति जी जो मैं लेकर के आप मुझ पर मुकदमा चलाइए, मैं जो मानता हूँ मेरा वो अभिव्यक्ति है, ये बेशर्मी है, ये बेशर्मी है। अपने नेता ने जाट केवल जी और विधु जी को म्यूट किया गया था ना, आप लोग खुद बोल रहे हैं लगातार और झूठी बात करता है, ऐसे गुमराह करता है प्रदेश की जनता को, ऐसे भ्रमजाल बनाने का काम करता है। केवल जी आप भी क्या बोल रहे हैं, आप खुद भी देख लीजिए। केवल जी और रेड्डी साहब दोनों को म्यूट कीजिए। अब शुरुआत कोई एक प्रवक्ता करता है, फिर सारे उसी लाइन में चलते हैं। आप लोग क्या तरीका है, बहुत कम टाइम है। विधु जी आप भी बेशर्म वगैरह कुछ मत बोलिए, ऐसा मुद्दे पर बहुत जल्द अपनी बात कहिए। ज्योति जी मेरा काम कांग्रेस पार्टी और इनेलो और विपक्ष की हिपोक्रेसी जाहिर करना और अपनी सरकार की योजनाएं बताना मेरा काम है। इसमें अगर इनको मिर्ची लगती है तो मुझे कोई रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। मैं सच बोलता रहूंगा, प्रामाणिकता से बोलूंगा, और सच बोलने से जिन लोगों को तकलीफ होती है वो अपना इलाज कहीं करवाएं। जहां तक बात रही अपील करने की, इन्होंने कहा मैं अपील करता हूं बहकावे में ना आए। मैं भी अपील करता हूं कि कतई बहकावे में ना आए। इनका असली चरित्र आज की डिबेट में देख लो। आज ये कह रहा है कि VP सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करके आरक्षण खत्म कर दिया। ये तो उल्टी गंगा बहा रहे हैं। VP सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को मानकर आरक्षण लागू किया,
ये केवल ढिंगरा कह रहे नहीं, आरक्षण खत्म कर दिया। या तो इनको पता ही कख नहीं है और या तो ये जानबूझकर इस प्रकार के एकदम उल्टी चलिए आगे समय नहीं अलाउ कर रहा है। सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया, चर्चा में शामिल हुए। तो हरियाणा में पिछड़ा वर्ग को लेकर सरकार जो फैसले ले रही है और पिछड़ा वर्ग को लेकर जो पॉलिटिक्स हो रही है उसे लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। हरियाणा की जनता को ये आरक्षण का फायदा मिलेगा।